नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है द 10 मिनट शो में। आज मैं उन्नति जैन आप सभी को आचार संहिता के बारे में व्यवस्थित रूप से सारी व्याख्या करने वाली हूं। आप सभी को पता है लोकसभा चुनाव 2024 की तिथि घोषित हो चुकी है। आप सभी ने एक शब्द बहुत कॉमनली सुना होगा कि आचार संहिता लागू हो गई, आचार संहिता लागू हो गई। एक अलग ही भय उत्पन्न कर दिया गया है कि आचार संहिता। आज हम देखेंगे कि आचार संहिता होती क्यों है, क्यों लागू की जाती है, और अगर यह संहिता लागू हो जाए तो क्या क्या परिवर्तन होंगे, किन किन चीजों पर प्रतिबंध होगा और ऐसा करना क्यों जरूरी है। आज के 10 मिनटों के सेशन में हम और आप इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और ये वादा किया जाएगा कि आज 10 मिनटों के बाद आचार संहिता के बारे में आप सब लोग पढ़ चुके होंगे। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि आचार संहिता क्या होती है, आप लोग इसके लिए तैयार हो चुके होंगे। तो अगर आप लोग इस वीडियो तक आ चुके हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, फटाफट अभी के अभी लाइक कर देना, शेयर कर देना सभी लोगों के बीच में जो लोकसभा चुनाव 2024 के को लेकर के उत्साहित है, अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं कि आखिरकार कौन जीतेगा, कौन हारेगा, 400 पार होगा या 300 पार, ये सारे स्टूडेंट्स के बीच में। तो सभी स्टूडेंट आज देखना, फोकस करना, आदर्श आचार संहिता होती क्या है, क्यों लगाई जाती है, कब लागू होती है और अगर लग जाती है तो किन किन बातों पर इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है, आज के सेशन में हम देखेंगे। अगर आप लोग विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल से जुड़ चुके हैं तो जुड़ जाइए, नहीं जुड़े तो फिर से जुड़ जाइए। ठीक है स्टूडेंट, आप सभी ने देखा होगा कि आचार संहिता के बाद कुछ बहुत सरकारी कार्य होते हैं वो लागू नहीं होते या फिर क्रियान्वित रूप से नहीं आते हैं। तो आपने देखा होगा ये सारी चीजें, सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान, सरकारी बंगलों का इस्तेमाल चुनाव प्रसार के लिए नहीं किया जाना, कोई भी प्रत्याशी सरकारी मशीनरी या फिर सरकार के पैसों से प्रलोभन नहीं दे सकता है। राजनीतिक दल हो, प्रत्याशी, नेता, समर्थक अपने जो भी रैलियां निकालेंगे उनको पहले पुलिस की अनुमति लेनी होगी और सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी भी पार्टी या नेता के द्वारा नहीं किया जा सकता है ना, उसको फायदा पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। यह आचार संहिता में कुछ जारी, कुछ आम बातें हैं। लेकिन आज के सेशन में हम देखेंगे विस्तार पूर्वक से कि आप सभी को पता है लोकसभा 2024 चुनावों की घोषणा तिथि आ चुकी है और जब से चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के द्वारा इन तिथियों की घोषणा की गई है, तब से ही यह चर्चा हो चुकी है कि आचार संहिता लागू हो चुकी है। सेशन को ध्यान से देखना। आचार संहिता, इससे पहले कि आचार संहिता लागू हो उसके पहले ही चुनाव आयोग ने संबंधित एजेंसियों से चर्चा भी की है और इस बात पे फोकस किया है कि आम चुनावों में धन की बहुलता आदि का ज्यादा से ज्यादा दुरुपयोग ना हो और साथ ही साथ ऐसा दृष्टिकोण अपनाया जाए कि हर एक व्यक्ति को लोकतंत्र के इस त्योहार का सही तरीके से, शुद्धतम रूप से लाभ मिल सके। ऐसा राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने पहले से ही चिन्हित किया है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि आखिरकार आचार संहिता होती क्या है, तो कोड ऑफ कंडक्ट जिसे अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है, जब से चुनाव की तारीखों की घोषणा की जाएगी राष्ट्रीय चुनाव आयोग के द्वारा लोकसभा, राज्य विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे और जब से, चूंकि ये प्रत्यक्ष निर्वाचन है, तो जब से चुनावों की तारीख घोषित की जाएगी तब से लेकर जब तक चुनाव प्रक्रिया यानी 4 जून 2024 तक, जब तक ये प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती तब तक क्या होगा, ये आचार संहिता लगी रहेगी। ये आपको पता होना चाहिए। लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता संपूर्ण देश में लागू की जाती है और दोस्तों राज्य विधानसभा चुनाव में अगर आचार संहिता लगती है तो ये पूरे राज्य की सीमा के भीतर आचार संहिता लागू होगी। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखते भाई आदर्श आचार संहिता आखिरकार होती क्यों है, तो ध्यान से देखना। राजनीतिक दल उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए निर्धारित किए गए मानकों का एक ऐसा समूह है जिसमें राजनीतिक दलों की सहमति से तैयार किया गया है। क्योंकि चुनाव प्रक्रिया है, राजनीतिक दल हर प्रकार के हथकंडे अपनाएंगे कि मतदान उन्हीं के पक्ष में हो, इसलिए यह मानकों का, नियमों का एक ऐसा समूह है जो उम्मीदवारों का मार्गदर्शन करे और साथ ही साथ उस राजनीतिक दलों का भी मार्गदर्शन करे। मतलब रूल बुक ऐसी है जो मतदान देने वाले हैं और जिनके लिए किया जा रहा है उन दोनों के लिए नियमावली तैयार हो सके और इसी नियमावली को आचार
संहिता कहते हैं। ये तब तक ही लागू होते हैं जब चुनाव प्रक्रिया घोषित होती है और चुनाव परिणाम ना आ जाए। ये हमेशा लागू नहीं रहते हैं, ये बात भी याद रखना। आदर्श आचार संहिता चुनाव आयोग की भूमिका सबसे अहम रहती है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन संसद और राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनावों का आयोजन चुनाव आयोग का एक परम कर्तव्य है। और चुनाव आयोग जब लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव आयोजित कराता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का उपयोग करता है, तब वह चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता को भी घोषित कर देता है। क्या क्या विशेषताएं होती है इसको थोड़ा सा देख लेना आप लोग, कि ये जो धन्ना सेठ है ना, जो ये पेट बढ़ाते जा रहे हैं, कि आचार संहिता में इन पर कितना प्रभाव पड़ता है, इसको भी हम देखेंगे। दोस्तों, राजनीतिक दल, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और सत्ताधारी दलों को चुनाव प्रक्रिया के दौरान कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस आचार संहिता में होता है। उम्मीदवार को भी बहुत सटीक व्यवहार करना चाहिए, और सत्ताधारी दल है उसको भी, और जो अन्य राजनीतिक दल है उसे भी। साथ ही साथ अगर चुनाव प्रक्रिया होंगी जो कि शुरू होगी, बैठकें आयोजित होंगी, शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी, मतदान के दिन की क्या क्या गतिविधियां होंगी, सत्ताधारी दल कौन से काम करेगा, कौन से काम नहीं करेगा। ऐसा ना हो कि चुनाव की तिथियां घोषित हो जाए और नए नए रोजगार के प्रपंच निकाल दिए जाए ताकि सारे उम्मीदवार उनकी तरफ खिंच जाए। ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा। ये सारे मानकों का समूह है आचार संहिता। मंत्री अपने आधिकारिक दौरे का चुनाव प्रसार संबंधी कार्यों के साथ नहीं मिलाएगा। मंत्री मतलब सरकार की कार्य कोई कर रहा हो तो उसको चुनाव प्रचार का जरिया नहीं बना सकता है, ये आचार संहिता में लिखा है। और ना ही चुनाव प्रचार संबंधी कार्यों के दौरान सरकारी तंत्र या कार्मिकों या कर्मचारियों का प्रयोग करेगा। गए थे वहां पर चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए और ले गए पूरा प्रशासनिक तंत्र अपने साथ। प्रशासन तंत्र उस मंत्री को उस मंत्रालय के काम के लिए दिया गया है, ना कि तुम्हारे चुनाव प्रसार के लिए। ये बात भी आचार संहिता में बहुत स्पष्ट देखना पड़ेगी। ठीक है, जितने भी काफिले हों, जितनी भी सभाएं हों, जितने भी प्रचार के दौरे हों, उन सभी में आचार संहिता के प्रावधान से कुछ स्तर तक किसको, प्रधानमंत्री को छूट दी जाती है। वो भी कुछ स्तर तक, सभी स्तरों पर छूट नहीं है। विमान, वाहनों इत्यादि कोई भी सरकारी वाहनों किसी भी दल या उम्मीदवार के हितों को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं प्रयोग किया जाएगा। तो सुन लो उम्मीदवारों, अगर तुम ऐसा देखते हो कि कोई नेता सरकारी वाहन से चुनाव प्रचार प्रसार कर रहा है तो आप चुनाव आयोग पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हो। यह आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। अब सरकार के लिए नियम क्या क्या होते हैं ये भी देखना होगा। चुनाव के आयोजन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए कोई भी अधिकारी हो और कोई भी पदाधिकारी हो, उसका स्थानांतरण और तैनाती पर संपूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अपनी इच्छा से आप अधिकारियों का यहां से वहां ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, ये भी याद रखना। यदि किसी अधिकारी का स्थानांतरण या तैनाती आवश्यक मानी जाती है तो उसके पहले तुम्हें चुनाव आयोग की अनुमति लेनी होगी कि संबंधित कलेक्टर का तुमने ट्रांसफर क्यों कराया। ठीक है, जब तक ये आचार संहिता रहेगी, जो जहां पर पदस्थ है वहीं पर अपना पदस्थता रखेगा। अपने आधिकारिक निवास से अपने कार्यालय तक शासकीय कार्यों के लिए ही आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि ले गए आगे तक। नई नेताओं सुन लो, इसमें शर्त यही भी रहेगी कि किसी भी प्रकार के सफर को किसी भी चुनाव प्रचार प्रसार के कार्यक्रमों से नहीं जोड़ा जाएगा। पता चला कि किसी अस्पताल का दौरा करने गए थे स्वास्थ्य मंत्री और वहीं की वहीं पर्चे बांटाए, ऐसा नहीं किया जा सकेगा। मंत्रालय के कार्य अलग और प्रचार प्रसार के कार्य अलग होने चाहिए। चुनाव के दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया मतलब अखबार आदि, इलेक्ट्रॉनिक मतलब न्यूज, टेलीविजन पर जितनी भी प्रसारित हो रही है, उसमें सरकारी खर्चे पर पार्टियों का कोई भी एडवर्टाइज मत चला देना, है ना, कि हम टैक्स भर रहे हैं और उसी टैक्स का आप एडवर्टाइज चला रहे हो प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। यह भी आचार संहिता का एक महत्वपूर्ण नियम है, याद रखना। केंद्र में सत्ताधार पार्टी राज्य सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाले होर्डिंग, विज्ञापन को सरकारी खर्चे पर कभी भी जारी नहीं करता। ये सब राजनीतिक दल का खर्चा होता है, याद रखना। प्रदर्शित किए गए इस प्रकार के सभी होर्डिंग, विज्ञापन आदि से संबंधित प्राधिकारी जो भी उससे संबंधित होगा वो तुरंत हटा देगा भाई, क्योंकि सरकारी खर्च पर चुनाव प्रसार कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो जरा सरकारी योजनाएं निर्माण कार्य पर क्या क्या नियम लागू होते हैं। ये बड़ा है कि अगर कोई सरकारी योजना पहले से लागू है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर
निर्माण कार्य चल रहा है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देख लेना, अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित मीडिया पर आप राजकोष का जो भी खर्च है उस पर नहीं डाल सकते, उससे ऐड नहीं करवा सकते हो। चुनावों की घोषणा से पूर्व जारी कार्य आदेश के संबंध में यदि क्षेत्र में कार्य शुरू नहीं हुआ है तो उसे शुरू नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सरकार ने सिर्फ घोषणा कर दी है कि मैं इस साल ये वाला सेतु बना दूंगा, लेकिन सेतु बनने का काम शुरू नहीं हुआ है तो चुनाव की आचार संहिता के बीच में कार्य को शुरू नहीं किया जा सकता, ये टल जाएगा जून तक के लिए। लेकिन अगर पूर्व में घोषणा हो चुकी है तो फिर काम शुरू किया जा सकता है, और काम भी शुरू हो गया है तो फिर उसको जारी रखो, कोई भी दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा की नोटिफिकेशन आचार संहिता के पहले ही घोषित कर दिया था। तो अब एग्जाम नहीं होना चाहिए, तो भाई चूंकि चुनावी प्रक्रिया है इसलिए एग्जाम नहीं हो रहा है। आचार संहिता से इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, क्योंकि डेट क्लैश कर रही है 28 अप्रैल और बाकी चुनाव की, इसलिए इसको 12 जून तक या फिर जून महीने तक इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन अगर नोटिफिकेशन आ गया है तो आयोग अपने कार्य करवा सकता है। फॉर एग्जांपल, एमपीपीएससी इंटरव्यूज ले सकता है, उससे उसका कोई फर्क नहीं है क्योंकि नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी हो चुका है। ठीक है, सरकार की योजना और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में क्या क्या दिशा निर्देश है। कोई आवास संबंधी अगर योजना है तो नए लाभार्थियों को उसको स्वीकृत नहीं किया जाएगा, है ना। अगर ग्रामीण रोजगार से संबंधित है तो उसको जारी रखा जा सकता है। आचार संहिता में योजनाओं से संबंधित ये दिशा निर्देश दिए जाते हैं। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा के तहत ऐसे जिलों की संख्या नहीं बढ़ाएगा जहां पे चुनाव की घोषणा के पहले यह काम हो रहा है। मतलब नई घोषणाएं नहीं कर सकते हो आप चुनाव से संबंधित, है ना। जो पूरा हो रहा है वह कार्य चलता रहेगा, जो पूरे होने की स्थिति में है वो क्यों रोकेंगे, भैया होने दो। जन उपयोगी योजनाएं अधिकारी ही शुरू कर सकते हैं, उसमें नेता की जरूरत नहीं होगी। और जो काम पूरे हो चुके हैं उसका भी भुगतान कर सकते हैं। अगर तुम्हारा भुगतान रुक रहा हो तो बता देना कि ऐसा कुछ भी नहीं रोका जा सकता है ना। जॉब कार्ड धारकों को चल रहे काम में तभी रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा यदि वे काम मांगे, जबरदस्ती नहीं उठा के ले आना बोर्ड के आकर्षण में। ठीक है, मंत्री या अन्य प्राधिकारी भी किसी भी रूप में कोई भी वित्तीय अनुदान या उससे संबंधित कोई वादा नहीं करेगा, नो वादा। ठीक है, किसी परियोजना अथवा योजना की आधारशिला इत्यादि नहीं रखी जाएगी। अब आप देखोगे जैसे ही चुनाव की तिथियों की घोषणा हुई है अब तुम्हें कोई भी उद्घाटन नहीं देखने को मिलेगा, कोई भी मंदिर की, कोई भी मस्जिद की, किसी की भी आधारशिला नहीं रखी जाएगी क्योंकि आचार संहिता लागू हो चुकी है। सड़क बनवाने, पीने की पानी की सुविधा उपलब्ध कराने से संबंधित कोई वादा मत कर देना कि हमारी सरकार आएगी तो हम करवाएंगे। वादा योजनाओं से संबंधित मत करना, उड़ते हुए तीर तो अपन पकड़ ही सकते हैं। किसी भी प्रत्याशी या पार्टी पर कोई निजी हमले नहीं किया जा सकता है। केंद्र पर वोटरों को लाने के लिए गाड़ियां मुहैया नहीं करवा सकते हो। मतदान के दिन और उसके 24 घंटे पहले किसी भी प्रकार की शराब का वितरण भी नहीं किया जा सकता है। और भी कई योजना है जो कि इनसे संबंधित है, आचार संहिता के दिशा निर्देशों को लाता है। कुछ और बातें हैं, देख लेना। लोक लुभावन घोषणाएं ना करना, ठीक है। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग ना करना, राजनीतिक दल और उम्मीदवार के द्वारा जाति, धर्म, क्षेत्र से संबंधित मुद्दे ना उठाना, धन बल और बाहुबल मतलब अपने गुंडे नमत लेके आ जाना। ठीक है, आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद धन का लोभ मत दे देना किसी व्यक्ति को, साड़ियां बट रही हैं, है ना। और साथ ही साथ किसी भी योजनाओं को आप लागू नहीं कर सकते हो जब अगर ये ऐसी आचार संहिता की घोषणा हो जाए। और कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है ना। नई योजनाओं का घोषणा ना करना, सरकारी जितने भी तंत्र है उसका प्रयोग ना करना, जिसको मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में आपकी स्क्रीन पर ला दिया है। धार्मिक स्थलों का भी आप चुनाव के दौरान इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। जो भी मीटिंग करनी है पहले परमिशन ले लेना, तभी आप लोग दीवारों पर आदि कार्य कर सकते हो। तो उम्मीदवारों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो जागरूक हो जाओ। बाकी मुझे पता है कि जो सत्ताधारी दल और राजनीतिक दल होगा उसको तो पता ही है कि आचार संहिता क्या होती है ना। सिस्टम तो तुमको आता है भाई, ठीक है। और बाकी सारी आपको याद रखनी होगी। जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं ना, जब तक चुनाव प्रक्रिया चलती है तब तक वे निर्वाचन आयोग के कर्मचारी बन जाते हैं। सरकारी कर्मचारी नहीं, निर्वाचन आयोग के। अब उसके असिस्टेंट में रह करके वो पूरे काम करेंगे, ठीक है। और बाकी सारी दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आचार संहिता बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आदर्श आचार संहिता कब लागू होती है, तो जैसे ही चुनाव की घोषणा तिथि होती है, घोषणा की जाती है, तब से लेकर जब तक चुनाव प्रक्रिया खत्म ना हो जाए तब तक यह आचार संहिता लागू होती है। क्यों लागू की जाती है? ताकि एक समन्वित दृष्टिकोण से ही लोकतंत्र का आम चुनाव या फिर प्रत्यक्ष निर्वाचन
प्रणाली हो, दूषित निर्वाचन प्रणाली ना हो, इससे बचने के लिए की जाती है। और साथ ही साथ क्या नियम रहते हैं, तो बेसिक नियम मैंने आपको बता दिए और मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे नियम आपको समझ में आ चुके होंगे। अगर समझ में आ चुके होंगे तो अगर यहाँ तक वीडियो देख चुके होंगे तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, शेयर करते जाना, ताकि सभी लोगों को आचार संहिता की जागरूकता मिल जाए। मैं आपको कल सुबह करंट अफेयर्स की 8 बजे की क्लास में मिलूंगी। तब तक सभी को जय हिंद, जय भारत।